ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग अपने आईसी इंजन के थर्ड लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। जो हमारा पिछला लेक्चर था सेकंड, उसमें हम लोगों ने स्क्रीन को यहीं पे छोड़ा था, तो मैंने इसको सेव कर लिया था। अब जैसा कि हम लोग करते हैं 2 से 3 मिनट में इसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा कि हम कहाँ पे थे और फिर उसके आगे चलें। देखिए बेटा, हम लोग अभी शुरू क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने बोला हीट इंजन, पहले तो बोला तो हीट इंजन क्या है। हीट इंजन एक साइक्लिक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जिसमें हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ये फर्स्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हीट एनर्जी आती कहां से। तो हमने आपसे कहा था कि इस हीट एनर्जी के लिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं और फ्यूल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है। जब उसको जलाते हैं तो क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में परिवर्तित होती है और फिर उस हीट एनर्जी को हम इंजन में मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारा हीट इंजन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसका मतलब कि किसी भी हीट इंजन में आगे चल के देखेंगे 2 तरह के होते हैं, एक को आईसी इंजन बोलते हैं, एक को एसी इंजन बोलते हैं। पर दोनों तरह के हीट इंजन में क्या होगा, फ्यूल जलेगा। तो हमने कहा इसका मतलब फ्यूल एंड कंबस्चन नाम का एक छोटा सा टॉपिक हमें कवर करना है, फ्यूल एंड कंबस्चन। तो हमने परिभाषित किया किस चीज को, फ्यूल को। हमने क्या बोला फ्यूल को, फ्यूल वह ज्वलनशील पदार्थ है जो जलने पे हीट देता है, या फ्यूल इज ए कंबस्टिबल मैटर विच रिलीजेस हीट आफ्टर कंबस्चन। लेकिन ध्यान रहे ये फ्यूल की परिभाषा जो है वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल के लिए है, न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम पे लागू नहीं होती। उसके बाद हमने बोला कंबस्चन क्या है। तो आइए, हमने लास्ट टर्न पे जहां पे क्लास छोड़ी थी, कंबस्चन इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल विथ ऑक्सीजन। अब जब पीछे हमने पढ़ा है फ्यूल, बेटा हम लोग ये समझ चुके हैं कि जब भी हमारी पढ़ाई में, चाहे आईसी इंजन में चाहे थर्मल में, जब भी फ्यूल आएगा उसका तात्पर्य है फॉसिल फ्यूल से। और फॉसिल फ्यूल का जो मेन कंपोनेंट है या मेन अवयव है क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अब फ्यूल के अंदर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कंबस्चन है क्या, कंबस्चन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए, हमने कल बताया था आपको लास्ट टर्न पे कि केमिकल रिएक्शंस 2 प्रकार के होते हैं, एक को एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक को एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक को हम बोलते हैं उष्मादेयी, या जो उष्मा देते हैं, इसमें हीट रिलीज होती है, हमें हीट मिलती है। और दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक, जो हीट खाते हैं, जिसमें हीट कंज्यूम होती है। तो कंबस्चन जब होगा तो क्या होगा, हीट मिलेगी कि हीट खाएगा, हीट मिलेगी। तो कंबस्चन इज ए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया, इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा फ्यूल है, कौन सा फ्यूल, अरे वही फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, इन सभी में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, साथ में नाइट्रोजन, सल्फर भी है। पर डिस्कस हो चुका है कि कार्बन और हाइड्रोजन वांछनीय है क्योंकि इसके जलने से हीट मिलेगी, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर अवांछनीय है क्योंकि इसके जलने से जो गैसेस बनेंगी वो मानव स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायी होती हैं। इसका मतलब कि फ्यूल के अंदर जो मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन है वो वातावरण में मौजूद जो वायु है उसमें जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्शन करता है। तो अब आप कंबस्चन को समझ रहे हैं, कंबस्चन क्या होता है। अब हम लोग इस जगह पे थे, मैंने करीब 3 से 4 मिनट का समय लिया होगा शायद। तो अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। लास्ट क्लास में हम यहां पे थे, हमने उसको थोड़ा जोड़ने की कोशिश की। अब थोड़ा सा आगे चलते। अब बेटा कंबस्चन होना है तो पहली चीज होता है कंबस्चन किसका होगा, फ्यूल का होगा। वेरी गुड। किस तरह के फ्यूल का होगा, फॉसिल फ्यूल का होगा। फॉसिल फ्यूल के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। जब से कंबस्चन होगा तो क्या होगा, इस फॉसिल फ्यूल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन वातावरण में मौजूद जो वायु है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगी और कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगी, कुछ उत्पाद बनाएगी और साथ में हमें हीट मिलेगी। लेकिन इस कंबस्चन को करने के लिए अब हमारे पास मुख्य रूप से 3 चीजें हैं रिक्वायर्ड। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मैटर। कंबस्टिबल की हिंदी एक बार हम बता चुके हैं बेटा, ज्वलनशील पदार्थ। प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति। तो सबसे पहले तो हमारे पास ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, मतलब कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, स्प्रिट हो, एथेनॉल हो, मेथनॉल हो, एलपीजी, सीएनजी, कोई ज्वलनशील पदार्थ हो, एक तरह से फॉसिल फ्यूल हो। अब ये कंबस्टिबल मैटर क्या हो सकता है, आपने देखा मैंने बहुत सारे नाम लिए। चलिए, हमारे पास
ये ग्लास होता, इस ग्लास में पेट्रोल है तो क्या जलेगा? नहीं सर। अब इस पेट्रोल है तो पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब दूसरा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की उपलब्धता है। तो बेटा ये जो हमारा स्टूडियो है जिसमें मैं क्लास ले रहा हूं, इस कमरे में एयर है, और अगर एयर है तो उसके अंदर ऑक्सीजन होगी। कितनी होगी अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहां पे पेट्रोल है और इस कमरे में ऑक्सीजन है, तो क्या पेट्रोल जल रहा है? आग लग रही है? क्या हीट मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्यों? अभी तीसरी जरूरत है। तीसरी जरूरत क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन को हम लोग बेटा आगे बोलेंगे, अब इसको प्रज्वलन तापमान या प्रज्वलन, इग्निशन टेम्परेचर, प्रज्वलन तापमान। अब क्यों नहीं चल रहा? बेटा इस कमरे में एसी चल रहा है। एसी चल रहा है तो आप मान सकते हैं कि इस कमरे का टेम्परेचर 20 से 24 के बीच में कुछ होगा। अब ये पेट्रोल है, कमरे में वायु है और उसका टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु ये पेट्रोल जल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल को जलने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा जानना शुरू करिए। पेट्रोल के जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसको बोलते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, वो चाहिए 250 डिग्री के आसपास। तो इस वक्त कमरे में जो वायु है उसका टेम्परेचर 22 डिग्री है, तो पेट्रोल है मतलब ज्वलनशील पदार्थ है। कमरे में ऑक्सीजन है लेकिन क्या नहीं है? वह टेम्परेचर नहीं जिस पे जले। तो अगर हम एक माचिस की तीली लें और माचिस की तीली जला के फेंक दें, जैसे पेट्रोल की तरफ जाएगी और पेट्रोल की वाष्प उड़ रही होगी, उसको आग पकड़ लेगी। इसका मतलब माचिस की तीली से हमें वो टेम्परेचर मिलेगा। तो तीसरी चीज होती है बेटा इग्निशन टेम्परेचर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब कंबस्टन के लिए 3 चीज जरूरी हैं। ज्वलनशील पदार्थ की मौजूदगी, दूसरी चीज ऑक्सीजन की मौजूदगी, आप वायु भी कह सकते हैं, जो कि वायु है तो ऑक्सीजन होगी ही होगी, और तीसरी प्रज्वलन तापमान। जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग पेट्रोल डीजल इंजन में अंदर चलेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ इन दोनों की मौजूदगी ही जरूरी नहीं है। इन दोनों की मौजूदगी से फ्यूल जल तो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे हमें फ्यूल को अच्छी तरह जलाना है। अच्छी तरह जलाना है का मतलब जब फ्यूल जले तो हमें अधिक से अधिक हीट मिले। इसका क्या मतलब होता है? आने वाला है थोड़ी देर में। इसका मतलब इसका प्रॉपर मिक्सचर बनना चाहिए। कैसे होगा आगे देखते हैं। तो अब बेटा हमें कंबस्शन के लिए क्या क्या चीज जरूरत होती है वो देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। तो मान लीजिए हमें पेट्रोल जलाना है, तो हम क्या करें? एक गिलास में पेट्रोल ले लें और ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद के ले आए बाजार से और जलाएं? नहीं, हमें ऑक्सीजन खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु ने हमारे लिए वातावरण बनाया है, उस वातावरण में हमेशा ऑक्सीजन मौजूद है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो वायु में मौजूद है, लेकिन वायु में तो ऑक्सीजन के अलावा कुछ और भी मौजूद है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है या वातावरण की जो वायु है, उसमें जो कंपोजिशन है कितनी है? नाइट्रोजन। तो इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से यही दो चीजें हैं, दो गैसेज हैं। अगर हम बाकी जो गैसेज हैं जिनका परसेंटेज 1% में सारी गैसेज आ जाती हैं, मतलब सब 0.00 में रहती हैं, तो उनको नेग्लेक्ट कर दें। अगर दो ही गैसेज माने तो आप मान सकते हैं कि जो वातावरण में वायु है, अगर बाई वेट, अगर भार के हिसाब से देखेंगे तो 77% नाइट्रोजन है और 23% ऑक्सीजन है। कहने का मतलब अगर हम 100 kg वायुमंडल से एयर लेंगे तो उसमें 77 kg नाइट्रोजन होगी और 23 kg ऑक्सीजन। वास्तव में क्या होगा? 77 से थोड़ी कम होगी, 1% आप कम मान सकते हैं। उसमें क्या होगी? बाकी बहुत सारी गैसेज होंगी, लेकिन उसके बारे में भी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। अभी हम 77-23 लेके चलेंगे, 77% नाइट्रोजन और 23% ऑक्सीजन। जब हम RAC पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, और उसमें भी पढ़ेंगे साइक्रोमेट्री, और जब हम साइक्रोमेट्री पढ़ेंगे तो इस एटमॉस्फेरिक एयर की स्टडी करेंगे, तब इसके अंदर देखेंगे कौन कौन सी गैस होती है। तो नंबर 3 पे कौन सी है, नंबर 4 पे कौन सी है, तब डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन अगर बाई वॉल्यूम बात करें तो 79% होती है नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? अगर हम 100 लीटर वायु लें, बेटा लीटर आयतन की इकाई है, या 100 मीटर क्यूब एयर लें, तो उसमें 79 मीटर क्यूब नाइट्रोजन होगी और 21 मीटर क्यूब ऑक्सीजन होगी। तो बाई वेट जो ऑक्सीजन है वातावरण में वो 23% है, और बाई वॉल्यूम जो परसेंटेज है वो 21% है। इसको मैंने बताने की कोशिश की है, जो कि आपको मालूम है ना। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो तो कंबस्शन में काम आएगी, उससे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, उससे हमारा फॉसिल फ्यूल जलेगा, फॉसिल फ्यूल जलेगा तो हमें हीट मिलेगी, जब हमें हीट मिलेगी तो उसी हीट को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो तो यूज हो गई कंबस्शन में, लेकिन जो नाइट्रोजन है जो कि बहुत ज्यादा है, लगभग 3 गुना है, अगर ये 23 है तो वो 77 है, अगर वो 21 है तो वो 79 है,
तो इस नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बेटा, इस नाइट्रोजन के बारे में क्या लिखा है तो समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे इससे कॉन्सेप्ट बनेगा। एट लो टेम्परेचर नाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस, बट at high temperature it reacts with oxygen and forms nitrogen oxide। हम यहां पे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं देखिए बेटा, जब टेम्परेचर कम है या लो टेम्परेचर है उस वक्त ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परस्पर क्रिया नहीं करते। जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करती ऑक्सीजन के साथ। इस वक्त इस कमरे में वायु है या आपके आसपास भी वातावरण में वायु है, जहां पे भी आप सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं पे भी बैठे होंगे वहां पे वायु होगी, उस वायु में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वक्त वायु में, इस वक्त इस कमरे की वायु में नाइट्रोजन ऑक्साइड है? नहीं, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, परंतु दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर लो है। कितना है भाई? यहाँ एसी चल रहा है तो 22 से 24 डिग्री है, बाहर अगर हम जाएं तो 36 से 40 डिग्री होगा। ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए परेशानी बहुत ज्यादा महसूस होती है, डिस्कंफर्ट लगता है, थोड़ा सा पसीना ज्यादा आता है, जल्दी सूखता नहीं है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है बाहर, जबकि टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है। जून के महीने में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ओके, तो आपके आसपास भी वातावरण में 40 डिग्री होगा, तो इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करते। आइए अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब देखिए, मैंने यहां पे इन दोनों को हाईलाइट किया है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि लो टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर रिएक्ट नहीं करते, नाइट्रोजन इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है या हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन करके नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड बनाते हैं। आइए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब बेटा देखिए, नाइट्रोजन एट लो टेम्परेचर इट बिहेव्स एज ए इनर्ट गैस, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती, लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती। अब बेटा देखिए, जो हम लोग की जीवन प्रक्रिया है उसमें सांस लेना और सांस छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण ये है। हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इसको बोलते हैं इनहेल करना, तो इसको हम लोग कहते हैं इनहेल करना, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सहेल करना, एक्सहेल करना। अब बेटा देखिए, हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग क्या है, एक तरह से हम लोग ऑक्सीजन पीते हैं। तो मान लीजिए इस वातावरण में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। मैंने सांस ली तो क्या भगवान जी ने यहाँ कोई छन्नी लगा रखी है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी और नाइट्रोजन रुक जाएगी? नहीं। इस वक्त इस एटमॉस्फेरिक एयर में मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जब मैंने सांस ली तो ये वायु अंदर गई। कहाँ गई? मेडिकल साइंस के बारे में मुझे ज्यादा नहीं मालूम, पर सुनते हैं लंग्स में गई, फेफड़ों में गई। इसीलिए सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो लंग्स से रिलेटेड होती हैं। तो आइए, मैंने सांस ली तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन अंदर गई, तो क्या क्या गया? नाइट्रोजन गई 78%, ऑक्सीजन गई 21% और कार्बन डाइऑक्साइड गई 0.0%। बाकी बचा क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब मुख्य रूप से हमने क्या लिया? नाइट्रोजन गई, ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड गई। अब लेकिन जब मैंने सांस छोड़ी तो क्या ऑक्सीजन जितनी गई थी उतनी निकली? देखिए, ऑक्सीजन गई थी 21%, जब मैंने सांस छोड़ी तो निकली कितनी? 17%। मतलब अंदर, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जो उपयोग है वो हुआ। अब ऑक्सीजन क्या करता है, थोड़ी देर में भी आएगा। तो अब हमारा ऑक्सीजन जो निकला वो 17% निकला, मतलब 21 गया 17 निकला, तो ऑक्सीजन घट गई। तो इसका मतलब जब हमने सांस छोड़ी तो उसमें ऑक्सीजन कम है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गई थी 0.04% और निकली तो कितनी? निकली 4%। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। लेकिन नाइट्रोजन का क्या हुआ? ये नाइट्रोजन 78% गई थी और जब निकली तो 78% ही निकली। इसका मतलब नाइट्रोजन एज इट इज रही, या इसका परसेंटेज कांस्टेंट रहा। तो नाइट्रोजन के रूप में निकली, ऑक्सीजन के रूप में निकली। तो गई थी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, निकली है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कांस्टेंट है, न घटी न बढ़ी। ऑक्सीजन घट गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। अब यहीं पे बेटा फ्रेश एयर या ताजा एयर का कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए कमरा चारों तरफ से बंद हो, एसी भी बंद है, तो उस वक्त क्या होगा? मैं सांस लूंगा, सांस छोड़ूंगा, सांस लूंगा, सांस छोड़ूंगा। जब मैं सांस छोड़ता जाऊंगा तो इस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी, क्योंकि वातावरण से ताजी हवा तो अंदर आ नहीं रही है।
तो धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा और ब्रेन डेथ हो जाएगी। अभी थोड़ा सा इसके बारे में आगे फिर बात करेंगे। इसका मतलब कि जब हम इनहेल कर रहे हैं और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आए, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों निकले, बट नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन के नहीं निकले। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो था। कितना था? 22 डिग्री था एयर का। लेकिन जरा समझिएगा, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का तापमान हम लोग कितना बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या कभी कभी हम लोग बोलते हैं इसी को फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, या केल्विन में बोलते हैं तो हम बोल देते हैं 310 केल्विन होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक छोटा सा कभी कभी टेम्परेचर वाले चैप्टर में एक प्रश्न होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? वहां पे डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना, फॉरेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना, इसमें एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है। बड़ा आसान सा सवाल होता है। इसका मतलब सोचिए कि जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन को लिया तो ये वातावरण 22 डिग्री की थी। जब ये मेरे अंदर गई, फेफड़ों में गई, तो अब शरीर का तापमान है 37। चूंकि मैं स्वस्थ हूं, ना मेरा टेम्परेचर हाई है ना लो है, तो मेरा 37 डिग्री तापमान कहां है? इस जगह पे होगे, यहां पे होगा, या कह सकते हैं सरफेस टेम्परेचर है। तो मेरा जो इनर कोर का टेम्परेचर है मे बी वो 37 से थोड़ा ज्यादा हो, 38 डिग्री। तो अब 22 डिग्री की एयर जब अंदर गई तो 38 डिग्री पे भी रिएक्ट नहीं की और जस की तस निकल आई, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रूप में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में निकल आई। लेकिन अब यही टेम्परेचर अगर 1200 डिग्री होता, 1500 डिग्री से होता, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाती। अब फ्यूल को जलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन ला रहे हैं। ऑक्सीजन किस रूप में ला रहे हैं? एयर के रूप में ला रहे हैं। लेकिन जब ये फ्यूल जलेगा तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट पैदा होगी। हीट पैदा होगी तो टेम्परेचर आएगा, और उस टेम्परेचर पे क्या ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आइए थोड़ा सा आगे। अब इस नाइट्रोजन के बारे में हमने क्या बोला कि लो टेम्परेचर पे ये इनर्ट है। ये जो सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया थी, या रेस्पिरेशन प्रोसेस था, उसमें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर लो है। 22 डिग्री है, बहुत होगा तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड कोर का टेम्परेचर मान लीजिए, 39 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, 42 मान लीजिए, इससे ज्यादा मत मानिएगा, आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एट हाई टेम्परेचर ये रिएक्ट करती है। अब हाई टेम्परेचर जब होगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन के बहुत सारे डिफरेंट ऑक्साइड बनाएंगे। N2O, NO, N2O5, NO2, N2O4, N2O3, अब नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नहीं याद है, मुझे तो केमिस्ट्री बिल्कुल भूल गई है, और अब कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमारे काम की भी नहीं है। आप हंस रहे हैं कि सर को केमिस्ट्री नहीं आती, कोई बात नहीं, आप हंस लीजिए, देखिए हंस लीजिए, लेकिन हम तो नहीं जानते ज़्यादा और हमें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन कम से कम एक जनरल साइंस का क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इसमें से ये जो हमारी N2 है, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या लॉफिंग गैस। तो अब एक चीज़ तो तय है, कंबस्चन है तो फॉसिल फ्यूल होगा, फॉसिल फ्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन होगा, वातावरण में जो वायु है उसमें ऑक्सीजन होगा, उससे रिएक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो जो गैसेस बनेंगी उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे, और जब रिएक्शन करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई ऑक्साइड बनाएंगे, और हमें तो अपनी पूरी आगे पढ़ाई में कंबस्चन कराना है। तो इसका मतलब हम लोग मैकेनिकल वाले सेफर रास्ता चुनते हैं। हम इन सबको एक नाम दे देते हैं कॉमन, कि क्या होगा? जब फॉसिल फ्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो टेम्परेचर ज्यादा पैदा होगा क्योंकि हीट रिलीज होगी, तो उस वक्त नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे NOx। इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं NOx, नॉक्स, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड। अब वो N2O बनेगा कि NO बनेगा कि N2O5 बनेगा हमें, लेकिन एक चीज तय है, जब कंबस्चन होगा तो टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस की तरह बर्ताव नहीं करेगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड बनाएगा। किन परिस्थितियों में कब वो क्या बनाएगा इसके बारे में हम बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते, केमिस्ट्री वाले हो सकता है करते हैं। हम बोलेंगे वो नॉक्स बनाएगा।
तो हम क्या कहेंगे कि जब भी कंबशन होगा तो क्या होगा, नॉक्स बनेगा। क्यों? जब टेम्परेचर हाई होगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर आपस में रिएक्ट करेंगे और नॉक्स बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा। अब देखिए, कहा जाता है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जब मैं शुरू में छोटा था तो मैं देखता था, कभी मैं टहलने गया तो देखा बाग में खड़े होकर कुछ बुजुर्ग लोग हंस रहे हैं खूब जोर जोर से। मैं सोचता था कोई चुटकुला आपस में किसी ने बोला होगा और उस चुटकुले को देख के हंस रहे हैं, पर बाद में देखा कि बिना चुटकुले के भी हंसते हैं, तो लाफिंग की एक्सरसाइज करते हैं। तो लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो सोचा जाए बेटा हम लोग भी हंसा जाए। हालांकि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं कोरोना काल में, हंसना आसान नहीं है, लेकिन बेटा अब रो के भी क्या होगा। अब तो जो है उसको फेस करना है और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने ओरिजिनल कंबस्शन। अब देखिए बेटा, फॉसिल फ्यूल को हम जलाएंगे। जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो होता क्या है, उसमें मौजूद जो कार्बन है C, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 प्लस डेल्टा H1। अब बेटा देखिए, हम लोग केमिस्ट्री में लिखते हैं C612। अब ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और ये क्या होता है, परमाणु भार। तो इसका मतलब 12 kg। चलिए इस वक्त अभी हम लोग डिटेल में थोड़ी देर आगे आएगा, इसको हम लोग 12 kg वाले को बाद में देख लेंगे, आगे आए की जरूरत पड़ेगा। C प्लस O2, C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस डेल्टा H1। मतलब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस डेल्टा H1 हीट देता है। अब कभी कभी क्या होता है, यही कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और हीट देता है, परंतु अब डेल्टा H1 की जगह डेल्टा H2 देता है। ज्यादा कि कम वो आगे देखेंगे, लेकिन हीट देता है दोनों परिस्थिति में। बट कभी कभी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर हीट देता है और कभी कभी कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होकर हीट देता है। अब याद होगा आपको, फॉसिल फ्यूल में कार्बन 80 से 85% के बीच में होता है, हाइड्रोजन 10 से 15% के बीच में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में सल्फर, बहुत ही कम मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन भी होता है, जो कि अवांछनीय है परंतु होता है। तो अब जो उसके अंदर मौजूद सल्फर होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और डेल्टा H3 हीट देता है। अब हमारे फॉसिल फ्यूल में मुख्य रूप से कार्बन था और दूसरी चीज क्या थी, हाइड्रोजन। तो अब जो हाइड्रोजन है हमारे फ्यूल में, फॉसिल फ्यूल में, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है H2O और डेल्टा H4 हीट देता है। इन सभी केसेस में हमें हीट मिलती है, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 और डेल्टा H4। सर हमारा कोई फॉसिल फ्यूल है, वो जब जलेगा तो क्या H2O बनेगा? मैंने कहा हाँ। सर H2O मतलब पानी होता है, आपको मालूम है? मैंने कहा हाँ। सर पानी बनेगा? मैंने कहा हाँ। सर कोयला जलेगा तो पानी बनेगा? मैंने कहा हाँ। सर पेट्रोल डीजल में भी वो भी फॉसिल फ्यूल है। सर LPG CNG है, वो भी फॉसिल फ्यूल है, वो सब जलेंगे तो पानी बनेगा? मैंने कहा हाँ। सर पानी बनता है? बिल्कुल बनता है। सर पानी कहां बनता है? कभी नहीं बनता। नहीं बेटा, पानी बनता है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट प्रोड्यूस होने के बाद टेम्परेचर मिलता है, उस टेम्परेचर में पानी भाप बन जाता है। तो ये H2O जो है वो बनेगा, लेकिन ये H2O किस फॉर्म में रहेगा? क्या ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा? इसका सॉलिड फॉर्म क्या होता है जानते हैं? आइस। क्या ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा? वाटर। क्या ये गैसेस फॉर्म में रहेगा? हाँ, ये गैसेस फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब कि जब भी कोई फॉसिल फ्यूल जलेगा तो H2O बनेगा, बट किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में, या इसको हम लोग कह सकते हैं वाटर वेपर या भाप। अब वो अलग बात है कि भाप जो बनेगी वो गीली भाप होगी कि सूखी भाप होगी कि अतितप्त भाप होगी। हम लोग बोलते हैं ना भाप में वेट स्टीम, ड्राई स्टीम कि सुपर हीटेड। तो इसका मतलब जब भी कोई फॉसिल फ्यूल जलता है, और फॉसिल फ्यूल है तो उसमें कार्बन तो है ही है, साथ में हाइड्रोजन भी है, तो पानी बनता है। लेकिन हमें पानी मिलता नहीं है, हमें पानी क्या होता है? वाटर वेपर या स्टीम के रूप में बन जाता है। तो इसका मतलब जब भी कोई फॉसिल फ्यूल जलेगा तो क्या बनेगा? अच्छा, साथ में क्या होगा? अब इतना टेम्परेचर मिला है, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या करेंगे? नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड बनाएंगे। अब देखिए बेटा, इस पूरे कॉम्बिनेशन को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो आगे चल के सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह भी बनता है, वाटर वेपर और नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड, इन सभी को हमें कंबाइंड नाम देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं दीज आर कॉल्ड हॉट गैसेस, गर्म गैसेस। कौन सी गैस? डिफरेंट गैसेस हैं। कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है,
एंड नॉक्स, नॉक्स मतलब नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड, कौन सा बना कितना बना हमें नहीं मालूम, बट नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने, इन सबको हमने नाम दिया हॉट गैसेस, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा कंबस्चन प्रोडक्ट्स। कंबस्चन प्रोडक्ट्स हिंदी में इसको बोलते हैं दग्ध, दग्ध उत्पाद। तो जब भी कोई फॉसिल फ्यूल जलेगा तो क्या होगा, हीट मिलेगी, लेकिन बनेगा क्या, कंबस्चन प्रोडक्ट, हॉट गैसेस, और इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं फ्लू गैस या सिंपली गैस। तो किसी भी फॉसिल फ्यूल के जलने से, कोई भी फॉसिल फ्यूल का मतलब आप बार बार समझ चुके होंगे, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्प्रिट, एलपीजी, सीएनजी, फर्नेस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब, इनके जलने से क्या होगा, कंबस्चन प्रोडक्ट्स बनेंगे, दग्ध गैसेस बनेगी। कौन सी गैस पर्टिकुलरली, सर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर के डिफरेंट ऑक्साइड और नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड। कभी कभी बेटा हम लोग सल्फर के डिफरेंट ऑक्साइड को भी ऐसे बोल देते हैं SOX। अब पता नहीं सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, तो सेफर साइड होने के लिए बोलते हैं SOX NOX भी बनेगा। इसका मतलब अब थोड़ा सा हम लोग आगे चले। अब हम लोगों ने देखा कि जब किसी भी फॉसिल फ्यूल का कंबस्शन होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट मिलेगी और साथ में गैसेस बनेंगी जिनको हम बोलेंगे हॉट गैसेस या फ्लू गैसेस, और हीट पाके इनका टेम्परेचर काफी हाई होगा। और ये टेम्परेचर जानते हैं, अगर अच्छी तरह से कंबस्शन हो, अच्छी तरह से कंबस्शन का मतलब क्या है अभी बात करेंगे, तो ये टेम्परेचर 1500, 1800, 2000, 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये डिपेंड करता है कि हमने फॉसिल फ्यूल को जला तो दिया, कितनी अच्छी तरह से जलाया। अगर अच्छी तरह से जलाएंगे तो हमें ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। क्या होता है आगे देखेंगे। आइए अब देखिए बेटा, एक चीज तो तय है कि जब हमारा फॉसिल फ्यूल या हमारे फॉसिल फ्यूल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे या कहिए जलेंगे तो हमें हीट देंगे, डेल्टा H पर डेल्टा H2। अब पहला इसी से संबंधित थोड़ा सा एक पॉइंट समझें, क्या ये आपस में बराबर होंगे? नहीं। प्रति किलोग्राम बेसिस पे देखेंगे तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, कम या ज्यादा हैं। लेकिन एक चीज तय है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो भी हीट देगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तो भी हीट देगा। हर स्थिति में हीट देगा, हीट कभी खाएगा नहीं। ये सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट जो हीट देगा उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है वो अलग होगा। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब C जब O2 से रिएक्ट करके CO2 बनाता है तो हमें देता है डेल्टा H1। यही C जब O2 से रिएक्ट करके बनाता है तो कभी कभी देता है 2CO या कार्बन मोनोऑक्साइड और देता है डेल्टा H2। तो जरा अब हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से कम ज्यादा कौन है। तो निष्कर्ष जो हम बता रहे हैं आपको वो ये है कि डेल्टा H1 की वैल्यू डेल्टा H2 से ज्यादा है, डेल्टा H1 जो है डेल्टा H2 से ज्यादा है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप विड्रॉ कर सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या? जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो ज्यादा हीट देता है, लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो जो हीट देता है वो कम होती है। ये प्रति किलोग्राम बेसिस पे है, ये मत समझिएगा ये 12 है ये 24 है। प्रति किलोग्राम बेसिस पे, पर केजी बेसिस पे ये हीट ज्यादा है और पर केजी बेसिस पे ये हीट कम है। मतलब 1 किलोग्राम कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो हीट जो देगा, और वही 1 किलोग्राम कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तो जो हीट देगा, पहली वाली स्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड बना है उस स्थिति में जो हीट मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। तो आप क्या चाहेंगे कि आपका जो फॉसिल फ्यूल है उसके अंदर मौजूद जो कार्बन है वो क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड बने कि कार्बन मोनोऑक्साइड बने? सर मानी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बने, चूंकि हमें ज्यादा हीट मिलेगी, हमारा फायदा होगा। तो वही लिखा है, देयरफॉर वी वांट ऑल कार्बन शुड बी कन्वर्टेड इनटू CO2 नॉट इन CO। मतलब हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे हमारे फॉसिल फ्यूल में मौजूद जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बने। क्यों? जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा तो हमें कम हीट मिलेगी प्रति किलोग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो हमें ज्यादा हीट मिलेगी प्रति किलोग्राम, तो हम फायदे में रहेंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब वांछनीय, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज अनडिजायरेबल, अवांछनीय। क्यों भाई? ये हमारा पॉइंट निकल के आया।
इसी चीज को हमने लिखने की कोशिश की होगी। CO इज अनडिजायरेबल कंबस्शन प्रोडक्ट। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, हम नहीं चाहेंगे कि कार्बन जले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बने। क्यों नहीं चाहेंगे सर? कार्बन जलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो हमारा नुकसान होगा। हमें जितनी हीट मिल सकती थी कार्बन डाइऑक्साइड बनने से, उसके तुलना में कम हीट मिलेगी, तो हमारा हीट का नुकसान होगा। आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आपको 2 जॉब ऑफर हो रही हैं, एक ग्रुप डी की है और एक ALP की है, तो कौन सी नौकरी करोगे? ALP वाली करेंगे सर। क्यों नहीं करोगे डी वाली? सर वो तनख्वाह कम मिलेगी, काम दोनों जगह करना पड़ेगा। अगर दोनों जगह बराबर काम करना पड़ेगा तो ग्रुप डी में सैलरी कम मिलेगी, हम नहीं करेंगे, ALP करेंगे। अच्छा, ALP की मिल रही है और JEE की मिल रही है, क्या करेंगे सर? JEE की करेंगे। तो मानी बात है कि जहां ज्यादा हीट मिलेगी वो डिजायरेबल है। तो अब CO नहीं चाहते हम CO2 चाहते हैं, तो CO इज अनडिजायरेबल। लेकिन उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो आप समझ गए, अगर CO बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो आपको कम हीट मिलेगी, हीट का नुकसान। अब मैंने आपसे कहा चलो तुम हीट की चिंता मत करो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो जो तुम्हारी हीट का कमी होगी वो मैं पूरा कर दूंगा, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हें उतना दे दूंगा। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कार्बन चाहे जले कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन जले कार्बन मोनोऑक्साइड बने। कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो तुम्हें हीट कम मिलेगी। तुमको मैंने गारंटी दे दी कि चलो उतनी हीट हम तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे बिना कॉस्ट के, बिना मोल के, फ्री में। तब तो दिक्कत नहीं है। कहीं नहीं सर, उसके बावजूद दिक्कत है। मैंने कहा अब क्या दिक्कत है? बोले सर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पॉइजनस है या जहरीली गैस। तो इसका मतलब अगर कार्बन जल के कंबस्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो हमें हीट भी ज्यादा मिलेगी और वो जहरीली गैस भी नहीं है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर कार्बन जलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो हमें दोहरा नुकसान है। एक नुकसान तो यह है कि हमें हीट कम मिलेगी, और दूसरा नुकसान यह है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत जहरीली गैस है। अभी जहरीली गैस है तो कैसे जहरीली है, क्या होता है, इसके बारे में अभी लोग आगे देखेंगे। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर ये कार्बन कभी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ये कार्बन कभी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। मैंने कहा हाँ सर, ऐसा क्यों होता है कि मनमर्जी बर्ताव करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना, कुछ कारण होगा ना सर। मैंने कहा तो आइए हम लोग उस कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बन जा रहा है, उसके बारे में। अब जरा हम देखें बेटा, हमारा जो कार्बन है हम लोग लिखते हैं C612। इसका मतलब ये है कार्बन का परमाणु भार और ये है कार्बन का परमाणु क्रमांक। अब देखिए अगर हम कहें C12 kg कार्बन, और O के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? O816। तो 16 क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो 12 kg कार्बन O2 है, तो 16 दूनी 32। 32 kg ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो बनाता है CO2। C का मतलब 12 और O2 का मतलब 32। कितना हो गया? 44। और साथ में क्या हीट देता है? डेल्टा H1। तो पहला इक्वेशन हमें क्या दिखा रहा है कि 12 kg कार्बन को जब 32 kg ऑक्सीजन मिलती है तो 44 kg कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में डेल्टा H1 हीट मिलती है प्रति किलोग्राम। अब यहां जरा देखिए 2C का मतलब 12 दूनी 24 kg कार्बन को, O2 का मतलब वही, जब 32 kg ऑक्सीजन मिलती है तो 2CO, C का मतलब 12, O का मतलब 16, 12 और 16 28, 28 दूनी 56 kg। अब जरा देखिए जब 24 kg कार्बन को 32 kg ऑक्सीजन मिलती है तो ये बनाती है 56 kg कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में देती है डेल्टा H2 हीट, ये भी प्रति किलोग्राम है। अब ये डेल्टा H1 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेल्टा H2। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कार्बन जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बने, हम ये नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो अब अगर इसको गौर से देखें तो क्या हम लोग ये लॉजिक निकाल सकते हैं कि भाई कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बन जा रहा है? आइए देखिए 12 kg को 32 kg ऑक्सीजन मिल रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। अब यहां 12 kg को 32 मिल रहा है, यहां 24 kg है तो इसको 64 kg ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता। बट यहां हमने 24 kg कार्बन को कितना दिया? ऑक्सीजन उतना ही दिया, मतलब कार्बन तो डबल हो गया बट ऑक्सीजन उतना ही है। तो इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, इसके तुलना में आधा मिल रहा है ना।
जब ऑक्सीजन कम मिला तो बन क्या गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का कारण क्या है, कारण है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी का मतलब वायु की कमी। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कंबस्चन करेंगे और कंबस्चन करने के लिए हमें जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है अगर वो नहीं मिली तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड न बन के क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। वही यहां पे हो रहा है, इसी को मैंने लिखने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। CO इज फॉर्म ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ टाइम फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। तो इसका मतलब बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बनता है सर, या तो लैक का मतलब होता है कमी, लैक का मतलब कमी। सर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। या सर ऑक्सीजन तो है परंतु अभिक्रिया होने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिला, टाइम उतना ही नहीं मिला। तो अब इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हम चाहते हैं ना बने। तो अगर आप चाहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने तो आप क्या करें, जब भी कंबस्चन करें किसका, फॉसिल फ्यूल का, तो ध्यान रखें कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑक्सीजन की कमी ना हो मतलब क्या करें, वायु की कमी ना हो, चूंकि वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, वायु से आ रही है। तो जरा मैं छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। इस कमरे में मैं 1 kg कार्बन जलाऊं, कोयला, और मैं कमरे के बाहर मैदान में खुले जाके 1 kg कोयला जलाऊं, बताइए किस केस में हीट ज्यादा मिलेगी, दोनों में बराबर मिलेगी, नहीं। यहां पे हीट कम मिलेगी, वहां पे हीट ज्यादा। क्यों, क्योंकि बंद कमरा है, जब इसकी ऑक्सीजन यूज होती जाएगी, या मैं कोयला जला रहा हूं यहां पे कंटिन्यूस, तो क्या होगा, ऑक्सीजन खपती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाएगी। एक समय आएगा कि यहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन कमी हुई क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये कोयला कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होगा तो हीट कम देगा। लेकिन जो वातावरण में कोयला जल रहा है वो क्या है, उसको तो भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहेगी, अभी भी मिलेगी, थोड़ी देर बाद भी मिलेगी, उसके बाद भी मिलेगी, वहां पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो इसका मतलब जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी या वायु की कमी होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहां से आपको एक लेसन मिल रहा है, एक पाठ सीखने को मिल रहा है कि फॉसिल फ्यूल को जलाते वक्त भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए। ऐसा होने से उस फॉसिल फ्यूल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा। तो हमें 2 फायदे होंगे, एक तो हमें वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो ज्यादा हीट मिलेगी, और दूसरा जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से हम जिस बात को कहना चाहते थे, अगर आप लोग वो समझ पाए हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसे भी हो सकता है इस सब्जेक्ट में 2-3 बार ये फिर आएगा, तो बार बार कभी आएगा तो और रिवाइज होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा अच्छी चीज कि सर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पॉइजनस है, ये जहरीली है। पॉइजनस की हिंदी होती है बेटा जहरीली। मैंने कहा हाँ सर, जहरीली का मतलब सर ये जो है हमारे वातावरण को नुकसान करती है। मैंने कहा नहीं बेटा, वातावरण को जो नुकसान करती है तो बात की बात है, यहां पे जहरीली का मतलब है हमारे स्वास्थ्य के प्रति। इस वक्त इस कमरे में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा एक निर्धारित मात्रा से ऊपर हो जाए, जब हम सांस लेंगे तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, और जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो 5 मिनट में हमारा खात्मा हो जाएगा। इतनी जहरीली है? मैंने कहा बहुत जहरीली है। आइए थोड़ा सा पढ़ें। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस या जहरीली। सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बहुत नुकसानदायक है, वो भी तो प्रदूषण करती है। मैंने कहा देखिए बेटा बहुत आराम से, CO2 इज नॉट पॉइजनस। ये पॉइजनस नहीं है, ये जहरीली नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा वातावरण है उसमें पॉल्यूशन है। अब वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड से पॉल्यूशन होता है ऐसा भी नहीं कह सकते। हम पॉल्यूशन के चैप्टर में आपसे बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से पॉल्यूशन हो रहा है, डायरेक्टली नहीं है, उसके पीछे छोटी सी कहानी हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ अगर आपने थोड़ा बहुत आम बोलचाल में सुना होगा तो आप लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो हम लोग बोलते हैं ना कि धरती का तापमान हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। इससे ज्यादा हम लोग अभी यहां पे टच करेंगे ना बेटा, तो हम लोग जो हमारा आगे चैप्टर है पॉल्यूशन वाला वहां चले जाए। लेकिन हाँ एक चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली है। हम उसको पी लें तो बोलो राम हो जाए, राम नाम सत्य। लेकिन इस कमरे में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है। देखिए अभी हम लोग जो सांस लेते हैं हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, साथ में क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। हमने छोड़ा
तो लिया था तो 0.04 थी, जब छोड़ा तो क्या हो गई 4, फिर लेंगे फिर छोड़ेंगे, तो एक समय आएगा जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी डेथ होगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड पीने की वजह से डेथ नहीं होगी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इस कमरे में आ जाए तो भले ऑक्सीजन है, परंतु जैसे ही हम पिएंगे तो क्या पिएंगे, हम ऑक्सीजन भी लेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड भी लेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा काम तमाम कर देगी, भले हमें ऑक्सीजन मिल रही है। जबकि उस केस में क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसलिए डेथ होगी। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अभी आगे चलिए शायद समझ में आ जाएगा। अब जरा हम लोग इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ी बातें करना चाह रहे हैं। आइए, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम क्या बातें करना चाहते हैं। देखिए बेटा, सर एक कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जहरीली है कि आप बता रहे हैं 5 मिनट अगर हम इसको पी लें या सूंघ लें तो हमारी डेथ हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल निश्चित मानिए, और कमी में, और जल्दी हो जाएगी। तो आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। क्यों? तो मैंने कहा देखिए बेटा, सबसे पहले समझिए, एक चीज आपने सुना होगा, इस तरह से जब हम लोग कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ये एचबी को हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर जो पैरामीटर्स चेक कराने के लिए बोलता है वो तो हम टेस्ट कराते हैं, साथ में हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे खून की ताकत, आप समझ सकते हैं रफ लैंग्वेज में, ले लैंग्वेज में जो हम लोग मैकेनिकल के लोग समझेंगे, तो खून की ताकत को बताता है। अब ये हीमोग्लोबिन कहा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य में 12 और 14, तो मेल के लिए ये 14 से ज्यादा होना चाहिए और फीमेल के लिए ये 12 से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है मेल मेंबर के वो 10 है या 9 है तो इसका मतलब अच्छी बात नहीं है, और फीमेल में भी अगर 12 से कम है तो अच्छी बात नहीं है। क्यों सर, इस हीमोग्लोबिन का रोल क्या है? तो मैंने कहा देखिए बेटा, ये जो हीमोग्लोबिन है इसका रोल कह लीजिए, या जो इसका फंक्शन है, या जो इसका कार्य है वो क्या है। ये हीमोग्लोबिन जो है बेटा, ये कार्य करता है ऑक्सीजन कैरियर का। ऑक्सीजन कैरियर का, कैरियर का मतलब होता है वाहक। तो अब बेटा ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये हमारे पूरे शरीर में जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, महत्वपूर्ण हमारे जो अंग हैं, मस्तिष्क है, फेफड़े होंगे, किडनी होगी और ये आपका हार्ट है, इन सब पे ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इन सबको कार्य करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कौन पहुंचाता है? यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन इसी पे चढ़ के या इसी पे कैरियर की भांति व्यवहार करता है। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में हर अंग को, जो महत्वपूर्ण अंग है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अब अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड पी ली तो होता क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये एक स्टेबल कंपाउंड। और इसके बन जाने से क्या होता है, अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर का काम नहीं कर पाता। अब ये हमारा ऑक्सीजन कैरियर का काम नहीं कर पाता। अगर ये ऑक्सीजन कैरियर का काम नहीं कर पाता हीमोग्लोबिन, तो क्या होगा, हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट अंग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले कौन पहुंचाता था ऑक्सीजन? हीमोग्लोबिन पहुंचाता था। हीमोग्लोबिन पे सवार होकर ऑक्सीजन वहां तक जाता था। लेकिन जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर गया, ये ज्यादा, क्या कह सकते हैं आप, तेजी से रिएक्ट करती है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में। तो अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं कर पाएगा, और जब हमारे अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो उनकी डेथ हो जाएगी, हमारी ब्रेन डेथ हो जाएगी। मस्तिष्क को अगर ऑक्सीजन ना मिले 2-3 मिनट तो उतनी देर में काम खत्म। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड के जहरीलापन। ओके, तो हम लोगों ने थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पॉइजनस है इसको भी समझा। आइए थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं बेटा। अब हम लोग कंबस्शन के अंदर समझने लगे हैं, फॉसिल फ्यूल का कंबस्शन। तो अब हम क्या चाहेंगे कि हमारा फ्यूल है वो अच्छी तरह जले कि खराब तरह जले। अच्छी तरह जले का मतलब हमें ज्यादा हीट दे कि कम दे। तो अब हम लोग अपने कंबस्शन को 2 तरह से कहते हैं। हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन और हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब क्या है कि जब उसके अंदर जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बने और उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर बने, किसी भी सूरत में CO न बने। तो कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बने और जो हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर बने और हमें हीट दे। इनकम्प्लीट कंबस्शन जब होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा। इसका मतलब हमें हीट कम मिलेगी। तो हम क्या चाहेंगे कि हम फ्यूल जलाएं तो हम कंप्लीट कंबस्शन करें कि इनकम्प्लीट करें? कंप्लीट कंबस्शन करें। जब हम कंप्लीट कंबस्शन करेंगे बेटा
तो जो एफिशिएंसी है वो हाई होगी, जो टेम्परेचर है वो हाई होगा। क्योंकि जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी लो होगी, टेम्परेचर लो होगा। तो बेटा देखिए, हमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी इन सबको जलाना है, हम जलाएंगे भी, लेकिन हम कैसे जलाना चाहेंगे? इनको कंप्लीट जलाना चाहेंगे, एफिशिएंटली जलाना चाहेंगे कि इनएफिशिएंटली, इनकम्प्लीट? तो हमेशा कंप्लीट कंबशन करना चाहेंगे। पीछे आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखी है, कंप्लीट कंबशन की शर्त क्या है? फॉसिल फ्यूल कोई भी हो, उसके कंप्लीट कंबशन की शर्त है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने। क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड बने। क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो कार्बन है ही, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बने, आपको ज्यादा हीट भी मिलेगी और जहरीली गैस भी पैदा नहीं होगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड न बने, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। इसका मतलब भरपूर मात्रा में वायु रहे। ठीक है, तो अब हम लोग बोलते हैं इसी तरह कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो हमारा कंबस्शन हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट कंबस्शन बोलने का मतलब क्या है सर? एफिशिएंट कंबस्शन बोलने का मतलब है नो CO, पूरे का पूरा कार्बन CO2 बना है। सर क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ी बहुत तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल ना बने, और बने भी तो थोड़ी बने। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बनने लगी तो फिर हमारे लिए नुकसान है। तो ये हुआ कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में। आइए थोड़ा सा हम लोग एक नए चीज को बात करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी हिंदी होती है बेटा उष्मीय मान। उष्मीय मान। अब जरा थोड़ा सा देखिएगा बेटा, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू को मैंने लिखा है CV, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये CV मैंने ऐसे लिखा है। एक CV थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे भी होता है। तो ये है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू, और ये क्या होता है आप जानते हैं, ये होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब भी आप इस तरह से C सफिक्स V लिखेंगे तो इसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। एक और होती है स्पेसिफिक हीट, जिसको आप बोलते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। आप पढ़ते हैं CP बाई CV क्या होता है? गामा। तो यहां पे C सफिक्स V नहीं है, ये क्या है? C.V, कैलोरीफिक वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं उष्मीय मान। परिभाषित करते हैं क्या हो। पहली बात समझिए, ये उष्मीय मान नामक परिभाषा किससे संबंधित है? फ्यूल से संबंधित। किसी व्यक्ति का उष्मीय मान नहीं होगा, लोहे का उष्मीय मान नहीं होगा, प्लास्टिक का उष्मीय मान नहीं होगा। उष्मीय मान किसका होगा? हमेशा ईंधन का होगा, और वो भी कौन से ईंधन का? फॉसिल फ्यूल का। इसका मतलब उष्मीय मान जब भी होगा, कोयला, तुमने बोला भाई कोयला ले आए हो, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? एलपीजी लाए हो, पेट्रोल लाए हो, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? तो कैलोरीफिक वैल्यू नामक जो शब्द है ये किससे संबंधित है? ईंधन से। और कौन से ईंधन? जीवाश्म ईंधन। तो आइए थोड़ा सा आगे चलें, क्या है इसकी परिभाषा देखिए। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब, द अमाउंट का मतलब मात्रा, हीट का मतलब उष्मा, रिलीज मतलब देना, यूनिट क्वांटिटी का मतलब एकांक मात्रा, 1 kg, 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब, 1 ग्राम, इकाई। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब उष्मीय मान। कंप्लीट कंबस्शन पे ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट कंबस्शन का मतलब पूर्ण दहन। इसका मतलब उष्मीय मान क्या होता है सर? एकांक द्रव्यमान या एकांक मात्रा के ईंधन, एकांक मात्रा के ईंधन के संपूर्ण दहन से जो हीट मिलती है वह उसकी उष्मीय मान कहलाती है। इसका मतलब किसी भी ईंधन का उष्मीय मान क्या है? एकांक मात्रा में उस फ्यूल, जैसे मान लीजिए आपने 1 kg कोयले को पूर्ण दहन किया तो जो हीट मिली वो उस कोयले की उष्मीय मान है। आपने 1 लीटर पेट्रोल का पूर्ण दहन किया तो जो हीट मिली वो उस पेट्रोल का उष्मीय मान है। आपने 1 घन मीटर या 1 मीटर क्यूब एलपीजी गैस का पूर्ण दहन किया तो जो आपको हीट मिली ये उसका उष्मीय मान है। तो उष्मीय मान क्या है? किसी भी ईंधन के एकांक द्रव्यमान को जलाने से या एकांक मात्रा को जलाने से जो उष्मा मिलती है वह उसका उष्मीय मान कहलाती है। अब हमारे ईंधन बेटा 3 तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। उदाहरण दें तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और यहां पे एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, मीथेन, जो भी कहना चाहें।
तो अब जो हमारा सॉलिड फ्यूल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जनरली हम लोग मास बेसिस पे देते हैं, किलो जूल पर केजी। लेकिन जो हमारे गैसियस और लिक्विड फ्यूल्स होते हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग जनरली वॉल्यूम बेस पे देते हैं, किलो जूल पर मीटर क्यूब। वो अलग बात है कि इसको हम लोग मास बेसिस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, करते भी हैं, लेकिन इसका मतलब गैसियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू आयतन के आधार पे और सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू वेट के आधार पे दी जाती है। अब जरा देखिएगा, कंप्लीट कंबस्टन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? मैंने कोयला जलाया इस कमरे में, कमरा बंद था, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिली नहीं, मुझे मिला मान लीजिए 25,000 किलो जूल हीट। आपने उसी कोयले का 1 केजी लिया और बाहर जलाया और आपको हीट मिली 30,000 किलो जूल 1 केजी के जलाने से। अब 1 केजी वही कोयला हमने जलाया तो हमें मिला 25,000 किलो जूल, और आपने वही 1 केजी कोयला बाहर जलाया तो आपको मिला 30,000 किलो जूल। तो हम इस कोयले की ऊष्मीय मान क्या बोले, 25,000 बोले कि 30,000 बोले? सर 25 और 30 का एवरेज ले लीजिए, 27.5 बोल दीजिए। मैंने कहा नहीं, बोलना चाहिए 30, क्योंकि परिभाषा में क्या है? पूर्ण दहन। तो वास्तव में यहां तो पूर्ण दहन हुआ ही नहीं, यहां पे तो एयर की कमी हो गई। एयर की कमी हो गई तो पूरी हीट मिली ही नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बना ही नहीं। शर्त क्या थी? एकांक मात्रा के ईंधन के कंप्लीट कंबस्टन से जो हीट मिलती है, वो कंप्लीट कंबस्टन कहां हुआ है? बाहर हुआ है। इसका मतलब उसी फ्यूल को जब आप प्रचुर मात्रा की वायु में जलाएंगे तो आपको ज्यादा हीट मिलेगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू की परिभाषा में इस कंप्लीट कंबस्टन का क्या मतलब है, इसको समझाने की मैंने कोशिश की। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, कुछ फ्यूल हैं उनकी यहां कैलोरीफिक वैल्यू दी है। बेटा काउ डंग केक, काउ का मतलब गौ माता, डंग का मतलब गोबर, और केक का मतलब जो कंडी बनाते हैं उसकी। तो काउ डंग केक, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? किलो जूल पर केजी। इन सभी फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी में 6,000 से 8,000। वुड लकड़ी, कोल कोयला, कोयले की 25,000 से 33,000। ये सब कैसे ईंधन है? सॉलिड। ये क्या है? इनकी कैलोरीफिक वैल्यू है, एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू है। लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों हैं लिक्विड। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? सर 45,000 है। तीनों की सेम होती है? मैंने कहा बेटा लगभग सेम होती है। 500 किलो जूल का फर्क होता है, 44,500 और 45,000। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कंपैरिजन वगैरह करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू सेम मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू में 500 किलो जूल का फर्क है। उससे ज्यादा फर्क तो कंप्लीट कंबस्टन और इनकम्प्लीट कंबस्टन के कारण आ जाता है। तो लिक्विड फ्यूल अगर है तो आप देख रहे हैं सॉलिड की तुलना में कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलिए, आइए देखिए मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस। अब बेटा मीथेन क्या है? CH4। अब सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में जो 80% से ज्यादा होती है वो मीथेन ही होती है। और एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम फ्यूल चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन ये कैसे हैं? गैसियस फ्यूल। ये कैसे हैं? सॉलिड। और ये कैसे हैं? लिक्विड। अब जरा देखिए, शुरू में 3 सॉलिड है, फिर लिक्विड है, और फिर गैसियस है, और लास्ट में हाइड्रोजन गैस है। ये भी गैसियस है। तो आप देख रहे हैं कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है, लिक्विड की कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड से ज्यादा है, और गैस की कैलोरीफिक वैल्यू लिक्विड से ज्यादा है। तो इसका मतलब सॉलिड के तुलना में लिक्विड और लिक्विड के तुलना में गैसियस फ्यूल ज्यादा श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, जो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। अब ये क्यों अच्छे हैं आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। फिलहाल अब इसमें अगर आप देखें, सर आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लिक्विड फ्यूल होते हैं और जो गैसियस फ्यूल होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू को सर हम लोग वॉल्यूम बेसिस पे देते हैं, पर मीटर क्यूब में देते हैं या पर लीटर में देते हैं। लीटर भी बेटा आयतन की इकाई है। मैंने कहा बेटा देते हैं, बट कंपैरिजन के लिए इसको हम मास में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना तो आपने भी पढ़ा होगा ना, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी से गुणा कर देंगे तो मास आ जाएगा, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को अगर वॉल्यूम बेसिस पे दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी से गुणा करके मास बेसिस पे बदल लेते हैं। ऐसा करके कंपैरिजन इजी हो जाता है। सर लास्ट में आपने दिया है, अच्छा बायोगैस का मतलब गोबर गैस, नाम सुना होगा आपने। सर लास्ट में जो हाइड्रोजन है इसको आपने रेड मार्क किया है। मैंने कहा यस। इसको मार्क करने के 2 कारण हैं। पहला तो ये देखिए, ये 6,000 से 8,000 था और ये कितना है?
50,000, 1,50,000। और ये क्या है 35,000 से 40,000, मतलब इसके तुलना में लगभग 4 गुना। तो सबसे ज्यादा कैल्विक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की है। कितनी है? 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। एक तरह से आप समझिए पेट्रोल डीजल से 3 गुना, एलपीजी सीएनजी से 3 गुना। लेकिन ये सब कैलकुलेशन जो है मास बेसिस है, पर केजी। हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है, 1 केजी हाइड्रोजन के लिए आपको इतने आयतन की जरूरत पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा पेच है जो आगे समझेंगे। तो एक प्रश्न आया हुआ है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि निम्न में से सबसे ज्यादा कैल्विक वैल्यू किसकी है? तो ध्यान रहे हमेशा कि सबसे ज्यादा कैल्विक वैल्यू हाइड्रोजन की है, परंतु ऐसा कहते वक्त हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन मास बेसिस पे है, पर किलोग्राम पे है। और हाइड्रोजन का एक और कारण है बेटा, आगे चल के हमने पीछे डिस्कस भी किया है शायद, कि जो फॉसिल फ्यूल है बेटा, ये प्रदूषण बहुत फैलाते हैं। इनको हम लोग गंदा फ्यूल कहने लगे हैं, क्योंकि वातावरण को हमारे बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो हम ऐसे स्रोत ढूंढ रहे हैं जिससे प्रदूषण ना हो या कम हो। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए फ्यूल हमारे लिए। तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने 2 बातें इस पर करनी थी, तो मैंने इसलिए इसको रेड से हाईलाइट किया। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कैल्विक वैल्यू से संबंधित 2-3 बात। डिजायरेबल फ्यूल, अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए? सर जिसकी कैल्विक वैल्यू ज्यादा हो। मैंने कहा मान लो कैल्विक वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है, परंतु प्रदूषण भी ज्यादा कर रहा, तब अच्छी बात नहीं है सर। आज के तारीख में कैल्विक वैल्यू हाई हो और साथ ही साथ उसके द्वारा जो प्रदूषण है वो न्यूनतम है। तो इसका मतलब फॉसिल फ्यूल है तो प्रदूषण तो फैला ही रहा है, तो प्रदूषण जो हो कम हो। तो डिजायरेबल फ्यूल या वांछनीय फॉसिल फ्यूल क्या होना चाहिए? जिसका ऊष्मीय मान ज्यादा हो परंतु उसके द्वारा फैलाया गया प्रदूषण कम हो। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के फिर तो मैं दिखाऊंगा कि यहां देखिए आपके इसमें पेट्रोल डीजल के तुलना में जो हमारा सीएनजी है उसको अच्छा फ्यूल मानते हैं। इसलिए नहीं कि इसकी कैल्विक वैल्यू से थोड़ी ज्यादा है, 5,000 ही ज्यादा है, लेकिन सीएनजी से जो प्रदूषण है वो पेट्रोल डीजल की तुलना में कम है। इसीलिए देख रहे हैं आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जगह हम सीएनजी को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या सर सीएनजी फॉसिल फ्यूल नहीं है? क्या उसमें प्रदूषण नहीं होगा? बिल्कुल होगा, उसमें भी कार्बन है, उसमें भी हाइड्रोजन है, उसमें भी प्रदूषण होगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से उसमें प्रदूषण कम होगा। अच्छा ईंधन हमारे हिसाब से क्या है? अच्छा ईंधन हमारे पास वो है जिस कैल्विक वैल्यू ज्यादा हो और उसके द्वारा फैलाया गया प्रदूषण कम हो। तो सीएनजी जो है पेट्रोल डीजल से इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसके द्वारा जो प्रदूषण होता है वो तुलनात्मक रूप से काफी कम होता है। दूसरा, कैल्विक वैल्यू नापते कैसे हैं? मैंने कहा बेटा कैल्विक वैल्यू नापने के लिए हमारे पास होता है कैलोरीमीटर। तो अब अगर हमारा फ्यूल सॉलिड है, कोयला है, पेट्रोल डीजल है, लिक्विड है, तो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है, जो उपकरण यूज करते हैं उसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ठोस या द्रव ईंधन की कैल्विक वैल्यू को नाप सकते हैं। लेकिन सर अगर फ्यूल गैसियस है, बायोगैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, तो क्या हम सर बॉम्ब नहीं नाप सकते? मैंने कहा नहीं, नाप सकते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर से नहीं नाप सकते। तो कैसे करेंगे? मैंने कहा उसके लिए दूसरे कैलोरीमीटर आते हैं, उसका नाम है बॉयज कैलोरीमीटर या जंकर्स कैलोरीमीटर। तो बॉयज या जंकर्स कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं गैसेस फ्यूल के लिए। ये भी कॉम्पिटिशन में आया हुआ सवाल है, ठीक है। जब मैं शीट कराऊंगा तो सारे सवाल आपको मिलेंगे वहां पे, हर गाइड से मिलेंगे। मेरी पढ़ने के बाद बेटा 95% क्वेश्चन आपके किसी भी गाइड के बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपको दिखा नहीं रहा हूं कि एसएससी में आया था, ये फलाने में आया था, वो सब मानी बात है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसी के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है, जो एग्जाम में आ चुका है या आ रहा है या हो सकता है जो अभी तक ना आया हो और आ जाए। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये कैल्विक वैल्यू भी 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं हायर और ग्रॉस कैल्विक वैल्यू, और दूसरी होती है लोअर और नेट कैल्विक वैल्यू। एक होती है HCV हायर कैल्विक वैल्यू, दूसरी होती है LCV लोअर कैल्विक वैल्यू। अब जो हायर कैल्विक वैल्यू होती है उसमें से जो हाइड्रोजन है जब वो पानी बना और पानी बनके जो भाप बना तो जो उसने हीट ले ली वो पिक्चर में आती है। तो अभी हम लोग इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो आई। इसका मतलब जो भी फ्यूल है उसकी 2 कैल्विक वैल्यू होंगी, एक हायर और लोअर। मान लीजिए मैंने कहा एक फॉसिल फ्यूल है X और उसकी कैल्विक वैल्यू ये है HCV और LCV। मान लीजिए ये है 5 या 50K। सर 50K का मतलब क्या?
मैंने कहा 50K का मतलब है 50,000, K का मतलब किलो। बेटा अक्सर हम लोग आजकल भाषा ऐसे ही यूज करते हैं, किलो, किलो का मतलब 1000, तो 50K का मतलब 50,000। और लोअर कैल्कुलेट वैल्यू कितनी है? मैंने कहा 42K, 42K का मतलब 42,000। सर इसकी मात्रक क्या है? मैंने कहा मात्रक है किलो जूल पर केजी। जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा कोई फ्यूल है X, इट कैन बी कोल, इट कैन बी पेट्रोल, डीजल, वॉटएवर, कोई भी फॉसिल फ्यूल है, उसको हमने नाम दिया X। उसकी HCV है 50,000 किलो जूल पर केजी और LCV है 42,000 किलो जूल पर केजी। ओके सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा आगे चल के जब हमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, मान लो न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, तो हम 42,000 लेके चलेंगे कि 50। अब आईसी इंजन में जो आईसी इंजन की जो एफिशिएंसी है या बाकी चीजें जो बताई जाती हैं निर्माता के द्वारा, वो सब एलसीवी पे आधारित होती हैं। तो आपके आरके जैन में एक क्वेश्चन है कि किसी फॉसिल फ्यूल की या किसी तेल की या किसी आईसी इंजन की, ऐसे पूछा है उसने घुमा के, जो उसकी गारंटी होती है वो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू पे दी जाती है कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू पे। यहां पे गारंटी का मतलब थोड़ा सा अलग है, बट आप फिलहाल समझ सकते हैं। तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू पे दी जाती है। तो बेटा इसका मतलब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर ही सारे कैलकुलेशंस होते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू पिक्चर में नहीं आती है। इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश की। इसको बेटा आप लोग जब नौकरी करोगे इसको और अच्छी तरह से समझोगे। सपोज कीजिए आपने जॉब किया, मैंने बेटा सैलरी तुम्हारा जॉब लग गया, बोले हाँ सर जेई बन गए रेलवे में। मैंने कितनी सैलरी मिलेगी? बोले सर सुना है 55,000 मिलेगी। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, अब तुम्हारे 55,000 सैलरी है और तुम्हें फर्स्ट सैलरी मिली और तुमने हमको फ़ोन किया, तो मुझे तो याद था। मैंने कहा हाँ बेटा तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया था जेई में, बधाई हो। बोले सर आज तनख्वाह मिली, मैंने आपको फ़ोन किया। मैंने कितनी मिली है? बोला सर वो 49,000। मैंने कहा भाई देखो तुमने तो कहा था 55,000 मिलेगी और 49,000 मिली है। बोले सर 55,000 तो सर ग्रॉस है और ये 49,000 जो है सर वो नेट है। मैंने कहा मतलब? इसका मतलब जब आप सैलरी पाएंगे बेटा तो सैलरी भी दो प्रकार की होगी। मैं 2 मिनट उस पर बात कर रहा हूं, क्योंकि आज नहीं कल हम सबको सैलरी तो चाहिए, और वो सैलरी एक होती है ग्रॉस सैलरी और एक होती है नेट सैलरी। तो आइए 2 मिनट हम लोग बात करके आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग रोकेंगे। आइए सर ग्रॉस सैलरी, मैंने कहा भाई जो तुम्हारी तनख्वाह है टोटल बनी कितनी? 55,000। लेकिन ये जो 55,000 बनी है ये आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सरकार पीएफ में, प्रोविडेंट फंड के नाम से, या आजकल तो बेटा पेंशन स्कीम रही नहीं सरकारी नौकरियों में, तो एक नई स्कीम चलती है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके लिए कुछ पैसा काटती है, कुछ सोसाइटी का कटता है, कुछ इंश्योरेंस से कटता है, तो कुछ कटौतियां हो जाती हैं। तो बनी आपकी तनख्वाह 55,000, लेकिन उन कटौतियों को काटने के बाद जो कि हो सकता है नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा, पीएफ का पैसा, रिटायरमेंट के बस सब आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी हाथ में नहीं आएगा। हो सकता है 6,000 ये सारी कटौतियां हो गई। इस कटौती के बाद आपके हाथ में क्या आया? 49,000। तो अब ये बताइए कि आपकी सैलरी है 55,000, कटौतियां हैं 6,000, हाथ में आएगा 49,000। तो आप अपने घर का जो बजट बनाएंगे वो 55,000 को दिमाग में रख के बनाएंगे कि 49,000 को बना के रखें? क्योंकि आपको हर महीने हाथ में मिलने जा रहे हैं 49,000। आपकी तनख्वाह है 55,000, आपका वो पैसा सरकार बैंक में रख देगी, किसी स्कीम में लगा देगी, आप जब रिटायर होंगे तो आपको थैला भर के देगी। फिलहाल तो आपके हाथ में 49,000 आ जाएंगे। तो आपकी ग्रॉस सैलरी है 55,000, नेट सैलरी, ये कभी कभी बोलते हैं टेक होम सैलरी, जैसे होता है ना होम टेक होम, आजकल वो होटल्स वगैरह में भी टेक होम, तो टेक होम सैलरी कितनी है? 49,000। तो सिमिलरली एक है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एक है नेट। एक है जितनी हीट पैदा हुई और एक जितनी हीट मिलेगी। तो जो पैदा हुई उससे कम क्यों मिल रही है? जो पैदा हुई उसमें से कुछ हीट उस हाइड्रोजन से जो पानी बना, उस पानी को भाप बनाने में खर्च हो गई, आपको मिली नहीं। तो पैदा तो हुई 55, मिली आपको 49, 6,000 कहां गई? पानी को भाप बनाने में। इसीलिए हमेशा जो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू से कुछ कम होती है। ये इस पर निर्भर करेगा कि उसमें हाइड्रोजन कितना है। इसका मतलब ये है आपका, इसका मतलब आपको कैलकुलेशंस अपने घर के बजट किस पे करने चाहिए? 55,000 पे पूरी प्लानिंग करनी चाहिए कि 49 पे? तो आप किस पे करेंगे? 49 पे, क्योंकि घर में तो 49,000 आएगा। 55,000 तनख्वाह तुम्हारी जरूर है, बट 6,000 तो हाथ में मिलेगा नहीं, सरकार जमा करती जाएगी, बाद में आपको देगी। फिलहाल तो 49 आएगा, तो आपको कैलकुलेशंस किस पे करने चाहिए? घर के सारे खर्चे किस में बनाने चाहिए? 49,000 पे। सिमिलरली जब हम लोग अपने आईसी इंजन के कैलकुलेशन करते हैं तो हम किस पे करें? हायर कैलोरीफिक वैल्यू पे करें कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू पे करें?
आपने कहा सर हायर पे करिए। मैंने कहा बेटा इतनी हीट पैदा तो हुई है लेकिन हमें मिली नहीं है, इसमें से कुछ हीट पानी को भाप बनाने में खर्च हो गई है। हमें जो मिली है वो कितनी मिली है, जो पैदा हुई थी उसमें से जो हीट पानी को भाप बनाने में खर्च हो गई उसके बाद जो बची वो मिली है ना। इसी को तो हम आगे यूज करेंगे। तो इसका मतलब हमारी सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो एलसीवी पे आधारित होते हैं, एससीवी पे आधारित नहीं होते हैं। इसलिए मैंने इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश की। आगे इस पे संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं निश्चित रहिए बेटा, मैं शीट्स बहुत अच्छी तरह कराऊंगा आपको और मैं कराता हुई हूं, देखते हैं आप, तो उसमें जरूर आएगा। जब आएगा तो ये पुनः इस्तेमाल होगा। फिलहाल बेटा हम लोगों ने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अपने जो 1.1 चल रहा था उसके पहले टॉपिक को खत्म किया है और आज तीसरा लेक्चर खत्म हो गया। हम लोग किस टॉपिक को खत्म किया जरा सा हम बताना चाहेंगे आपको बेटा। देखिए हम लोगों ने 1.1 शुरू किया था, दिस वॉज अवर 1.1। ये देखिए ये हमारा था 1.1। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हीट इंजन क्या होता है डिटेल में। और जब हीट इंजन पढ़ा तो ऊष्मीय ऊर्जा आई। ऊष्मीय ऊर्जा कहां से आई, रासायनिक ऊर्जा से आई। रासायनिक ऊर्जा कैसे मिली, फॉसिल फ्यूल को जलाने से मिली। और फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का जलाना क्या होता है, इसके जलने में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब हीट इंजन पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा, फ्यूल एंड कंबस्चन। तो बेटा हमारे 3 लेक्चर होते होते पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसमें हीट इंजन कंप्लीट हो गया। सर ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, घबराइए मत बेटा, आगे चल के कुछ कुछ ऐसे सब टॉपिक्स होंगे जो एक एक दिन में 5-5 होंगे। शुरू में थोड़ा ज्यादा समय भी लग रहा है और थोड़ा सा अभी इंजन गर्म हो रहा है, अभी इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, थोड़ा सा स्टार्टिंग हो रहा है, वार्मिंग अप पीरियड कहते हैं, क्योंकि आप भी नए हैं, हम भी ऑनलाइन में नए हैं, अभी एडजस्ट हो रहे हैं, अभी तो पेन भी नहीं चलती, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास हमने शुरू करेंगे जब भी, तो अगला लेक्चर हमारा चौथा लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आईसी इंजन कितने प्रकार के होते हैं और उनमें परस्पर क्या डिफरेंस होता है। तो ओके बेटा, हम लोग क्लास को आज यहीं पे रोक रहे हैं। हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा 4th लेक्चर उसमें हम लोग स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।